अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ हूँ मैं भाई, क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा। दूसरा वीक हो गया और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मैं जानता हूँ कि कमिटमेंट से थोड़ा सा हट गया था, मगर वजह एक है, वो ये है कि मेरा थीसिस का प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म है। और अगर आप एक प्रॉपर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो वो कोई खालाजी का घर तो है ही नहीं। आपको प्रॉपर प्री एंड प्रोडक्शंस दिस एंड दैट फिल्म की टर्मिनोलॉजी से घबराने की ज़रूरत नहीं। तो आप समझ गए हैं कि मेरी मसरूफियत जो है वो कहाँ पर चल रही है। और शूटिंग लोकेशन जो है वो मेरी सिटी में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में है। तो बाय एनी चांस अगर आप या फिर आपके कोई जानने वाला जो कि ड्रोन ऑपरेटर हो, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, तो वी माइट हैव अ चांस टू मीट एज वेल। गेटिंग बैक टू द टॉपिक जो कि है हमारी जिन स्टोरीज, 7 जिन स्टोरीज टू गिव यू चिल्स। भाई गुड़िया एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर अंधेरे में भी पड़ी हमें दिखाई देना, तो वो अंधेरा क्या, अगर वैसे भी किसी कमरे में पड़ी हमें दिखाई दे तो खौफ ही आता है उसे देख कर। और सोने पे सुहागा कैसा हो कि अगर वो गुड़िया बोलने लगे। स्कैरी राइट। ऐसी ही एक कहानी हमारे पास एक बच्ची की है कि जो गुड़ियों की बहुत शौकीन होती है, मगर एक दफ़ा उसे एक ऐसी गुड़िया मिलती है कि जो उसका सारा शौक हमेशा के लिए मार देती है। और वो कहानी क्या है, आइए सुनते हैं। मुझे बचपन से ही गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। जब भी बाजार जाती अम्मी से ज़िद करती और एक नई गुड़िया ले आती। एक मर्तबा जब मेरी सालगिरह थी, मेरे बाबा मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आए जो काफ़ी बड़ी थी। मैं उसके मिल जाने पर इतनी खुश थी कि ना तो ठीक से खाना खाती और ना ही किसी और खिलौने से खेलने का दिल करता था। अम्मी और बाबा ने जब ये सब देखा तो वो परेशान होने लगे और यहाँ तक कि कोशिश की कि उसे कहीं छुपा दें, क्योंकि मेरा सारा वक्त उस गुड़िया में ही लगा रहता था। मेरा रुझान आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई से भी हटने लगा और मैं अपना टाइम टेबल भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाती थी। बाबा ने समझाया कि अगर वक्त पर सब काम ख़त्म करोगी तो तुम्हें खेलने के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। मैंने उस दिन से सारे काम वक्त पर करना शुरू कर दी और अम्मी से कहा कि जब मेरे सोने का वक्त नहीं होता तब तक मैं उस गुड़िया से खेलती रहूँगी। वालिदा ने कहा कि ठीक है, तुम कमरे में खेलो और जब टाइम होगा मैं खुद आकर तुम्हें सुला दूँगी। अम्मी कमरे की तरफ आई तो उनको 2 अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही थी, एक मेरी और एक उस गुड़िया की। मैं जो बात कर रही थी मुझे उसका जवाब उस गुड़िया से बखूबी मिल रहा था। ये सब देखकर और सुनकर मेरी वालिदा होश बाख्ता हो गई थी कि कपड़े की गुड़िया आखिर कैसे बोल सकती है। मैंने इससे पहले ये बात किसी को नहीं बताई थी कि गुड़िया मुझसे बातें करती है। अम्मी फ़ौरन कमरे में दाखिल हुई और गुड़िया को पकड़कर खिड़की से फेंक दिया। मुझसे पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो। मुझे तब इस बात की समझ नहीं आई कि अम्मी आखिर क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं। अम्मी ने बाबा से कहा कि इस गुड़िया को आप जलाएं। बाबा ने गुड़िया उठाई तो उसकी आंखें काली से आती और ऐसे ही हिल रही थी जैसे इंसान की आंख हिलती हो। वो डर गए और गुड़िया को फेंक कर उस पर आग लगा दी। सुबह हुई तो देखा कि गार्डन का उतना हिस्सा जहां आग लगी थी वो जल गया है, मगर वो गुड़िया उसी तरह से सही सलामत पड़ी है। मामला ठीक नहीं थे। अब्बा को समझ आ गया। वो घबराए हुए उस गुड़िया को लेकर एक आलिम के पास गए और सारा माजरा बयान किया। उन्होंने बताया कि इस गुड़िया पर साया है और कोई मखलूक है जो उसमें बसती है। अब जब बड़ी हुई और ये वाक़या सुना तो एक मर्तबा तो मैं काफ़ी हैरान हो गई थी कि मैं किसी ऐसी मखलूक से हम कलाम रहती थी जिसके बारे में आज सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ जिन्नात होते हैं कि जो एक्सट्रीमली शरारती होते हैं, मगर कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं कि जो शरारती तो होते हैं, मगर अगर आपके साथ उनकी कहीं मुलाकात हो जाए तो वो आपको सी ऑफ करने आपके घर तक आते हैं। ऐसी ही कहानी एक बेसिकली नाना की हमारे पास है कि जिनका गुजर एक कब्रिस्तान से हो रहा था, पर वहाँ पर कोई ऐसा जिन उन्हें टकर गया कि जो उनके घर तक उन्हें सी ऑफ करने आया। मगर ना जाने क्या हुआ क्या नहीं कि उस जिन बाबा ने उनके साथ वहाँ पर रुकने का फैसला कर लिया। और फिर जो मंजर उनके नाना और नाना के कुलीग ने देखा अपनी आंखों से, वो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। तो आइए सुनते हैं। मेरे नाना कस्टम ऑफिसर थे। उनकी पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होती थी। नाना बताते हैं कि जब उनकी पोस्टिंग कोयटा हुई तब ना तो ज़्यादा आबादी थी वहाँ पर, और ठंड का आलम यह था कि पानी के गिरते हुए कतरे भी बर्फ़ बन जाते थे। नाना को पोस्टिंग में जो घर मिला था, यह वाक़या उसी से जुड़ा है। उस घर में नाना और उनके कोलीग रहा करते थे। नाना के वर्किंग आवर्स में उनका विज़िट 2 फैक्ट्रीज़ का हुआ करता था। एक फैक्ट्री उनके घर से करीब थी, दूसरी फैक्ट्री के लिए उन्हें जिस रास्ते से जाना पड़ता था वहाँ कब्रिस्तान भी पड़ता था। आबादी ज़्यादा ना होने के बाद शाम के वक्त सन्नाटा ज़्यादा होने लगता था।
नाना काम से वापस घर आ रहे थे कि जब उस कब्रिस्तान से उनका गुजर हुआ तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कंधे पर किसी ने थपकी दी हो। ड्राइव कर रहे थे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने कोलीग से पूछा कि अगर तो ये शरारत तुमने की है तो ड्राइविंग के दौरान मत करो, अगर ध्यान भटका तो नुकसान होगा। वो हैरानी से नाना को देखने लगे कि कौन सी शरारत, मैं तो तुम्हारे साथ बैठा हूँ, कुछ करता तो तुम्हें दिखाई न देता। नाना ने बात रफा दफा की और दोनों घर पहुंचकर अपने अपने कमरे में चले गए। आधी रात को फिर वही उलझन और बेचैनी महसूस हुई। माइनस में टेम्परेचर होने के बावजूद कमरे में इस कदर गर्मी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नाना उठे और रज़ाई उतारी। पानी पीने के लिए किचन में गए तो वहाँ पर उतनी ही ठंड थी जितनी बाहर, तो कमरे में भला इस कदर गर्मी क्यों थी। नाना ने हीटर की तरफ देखा कि कहीं वो उसे ऑन ही तो नहीं छोड़कर सो गए, लेकिन ऐसा भी नहीं था। नाना ने अपने फेलो कोलीग को कॉल मिलाई और कहा कि क्या तुम नीचे आ सकते हो। अभी उनके कोलीग नाना के कमरे में दाखिल ही हुए थे कि उसकी चीख निकल गई। नाना ने पूछा कि भाई मैंने तुम्हें अपने लिए बुलाया है, तुम तो खुद ही डर रहे हो। उन्होंने इशारा किया कि पीछे दीवार पर देखो। दीवार पर देखा तो अजीब पैरों के उल्टे निशान थे। वो पैर आम इंसान के मालूम नहीं हो रहे थे और उसी दौरान कमरे का टेम्परेचर भी नॉर्मल होने लगा। नाना को महसूस हुआ कि ये मामला किसी गैर मरी मखलूक से जुड़ा है। नाना और उनके कोलीग ने उधर नमाज़ पढ़ी और जितनी हो सकी आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहे। कब आँख लगी पता नहीं चला। सुबह उठने पर देखा कि दीवार पर जो निशान थे रात को वो अब नहीं है और उसके बाद कोई गैर मामूली हरकत भी नहीं हुई। जितना अरसा वो वहाँ रहे उस रास्ते से हमेशा परहेज़ किया जहाँ से उनके कंधे पर उनको थपकी मिली थी। ये कहानी एक घर से जुड़ी है कि जो अब बंद रहता है। बेसिकली जिनका ये घर था उन्होंने अपना घर तामीर दूसरा भी करवाया। वो अपने नए घर में रहते थे तो इसलिए उनका जो पुराना घर था वहाँ पर किसी की रिहाइश नहीं होती थी। तो ऑब्वियसली अगर किसी घर में किसी की रिहाइश ना हो, किसी इंसान की रिहाइश ना हो तो मामला थोड़े नाजुक हो जाते हैं। तो ऐसे ही नाजुक मामलात उनके साथ पेश आए जब घर में उनकी बेटी की शादी आई तो मेहमान ज़्यादा होने की वजह से उन्हें वो घर खोलना पड़ा। अब उन्हें क्या पता था कि घर में कोई है जो ऑलरेडी बसा हुआ है और ये कि दूसरों का आना उसे इतना अच्छा पसंद नहीं आया। तो क्या माजरा था क्या नहीं, आइए सुनते हैं। हमारे दो घर हैं, एक पुराना घर और एक नया घर हाल ही में बनाया है। जो पुराना घर है वो हमारे नए घर से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन जब से शिफ्ट हुए हैं पुराने घर किसी का भी आना जाना ना होने के बराबर हो गया है। घर को बंद किए बहुत अरसा हो चुका है। अब बड़ी बहन की शादी की तैयारी चल रही थी। जब सब ने सोचा कि मेहमान ज़्यादा होंगे तो पुराने घर को खोल दिया जाए। अम्मी ने सफाई की जिम्मेदारी मुझे दी कि मैं घर खोलूं और काम वाली के साथ रहकर सफाई करूं। बारी बारी सब कमरों के दरवाजे खोले। ड्राइंग रूम को आखिर में साफ़ करना था। मैंने काम वाली से कहा कि वो बाकी कमरों को देखे, तब तक मैं ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर लेती हूँ। अभी मैंने सिर्फ ताला खोला ही था कि मैंने दीवार पर एक छोटे बच्चे का साया देखा। साया काला स्याह था और बगैर किसी रोशनी के दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि वह मैं और किसी चीज़ का अक्स पड़ा होगा। मैंने फ़ौरन लाइट्स ऑन की तो देखा रोशनी में भी वो साया कुछ हद तक मौजूद था। न जाने कि दीवार पर साया किस चीज़ का था, जबकि वहाँ मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मैं डर के वहाँ से भागी और काम वाली से भी कहा कि यहाँ कोई है। उसने आकर देखा तो वहाँ कोई साया नहीं था। मेहमान आए और उन्होंने भी ऐसी अजीब चीज़ें महसूस की, जैसे किसी बच्चे का रात के वक्त रोना और कभी हंसने की आवाज़ें। बहन की शादी के बाद वो घर दोबारा बंद कर दिया गया। कुछ वालिदैन होते हैं कि जो दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हस्बैंड भी इंडिपेंडेंट होते हैं और वाइफ भी इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि दोनों नौकरी वाले होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो उनकी जो बच्चे लोग होते हैं, चाहे बेटी हो बेटा हो या दोनों एक साथ हों, तो उन्हें थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में बेबी सिटर्स ही काम आती है। मगर कुछ जो हमारे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ है यहाँ पे बेबी सिटर्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, किसी बहन भाई को बुला लिया, किसी चचा के बेटे बेटी, दिस एंड दैट कि भाई आ जाओ, या फिर भाभी की जो नंद है वो काम आती है इस मामले में बच्चों को संभालने में। एनी हाउ, थोड़ा पर्सनल हो रहा था मैं। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट वालिदैन है तो अपनी छोटी बेटी के जो कमरा है उसमें उन्होंने एक CCTV भी लगाया है कि इन केस अगर जो छोटी बहन है वो उसके साथ मौजूद नहीं होती तो भी मामलात जो हैं वो आंखों के सामने रहे, वालिदैन के भी और छोटी बहन के भी।
तो ऐसी एक मर्तबा बहन अपने घर में थी और जब उसने मंजर सीसीटीवी पर देखा वो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। और ये कहानी मुकम्मल क्या है, आइए सुनते हैं। मेरे भाई और भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। घर में मैं और मेरी छोटी भतीजी होती है। मैं प्राइवेट स्टडीज़ करती हूँ, लिहाजा घर में रहकर उसे संभाल लेती हूँ। बेबी का कॉट मास्टर बेडरूम में है और सेफ्टी के लिए भाई ने वहाँ कैमरा लगवाया हुआ है। क्योंकि घर में अकेली होती हूँ तो कोशिश होती है कि भाभी के आने से पहले जितना मुकम्मल हो सके उतना मुमकिन काम ख़त्म कर लूँ। कैमरा की रिकॉर्डिंग किचन में मौजूद एक LCD पर होती है। मैं भतीजी को सुलाया और किचन में दिन के खाने की तैयारी करने के लिए आ गई। अपना ध्यान सब्जियां काटते मेरी नज़र LCD पर पड़ी तो देखा कि कॉट के पास एक काला साया है जो उसके करीब जा रहा है। ये देखकर मेरे रंग उड़ गए और मैं उसकी तरफ भागी और जब कमरे में मौजूद उसे देखा तो वो सो रही थी और उसके करीब कोई साया भी नहीं था। मुझे लगा कि वहम है। मैं सब्जियां लेकर कमरे में उसके पास ही बैठ गई, वहीं सब्जियां काटी और खौफ होने की वजह से भाभी के आने से पहले किचन में नहीं गई। भाई घर आए तो उनसे ये बात शेयर की। उन्होंने समझाया कि वहम भी हो सकता है, तुम्हारी तसल्ली के लिए रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग में ना सिर्फ वो साया उस वक्त कॉट के करीब मौजूद नज़र आया बल्कि वहाँ जब मैं उसके पास बैठे सब्जियां काट रही थी तो उस दौरान भी वो साया वहीं था। ये देखना था कि मेरे होश उड़ गए। जो भी था इंसानी आंख से दिखाई नहीं दिया मगर वहीं मौजूद था क्योंकि कैमरा की रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहा था। हर ख़ानदान में ना एक फ़ोटोग्राफ़र मौजूद होता है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम ओकेजन्स को कवर करता है। जनाब ने उस ओकेजन पर खूब पिक्चर्स खींची और जितनी कैंडिड तस्वीरें वो हासिल कर सकते थे उन्होंने अपने उस ओकेजन में की। अब इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब उन कैंडिड तस्वीरों को बाद में देखा गया तो उन तस्वीरों में एक अनइनवाइटेड सा मेहमान भी मौजूद था कि जिसका किसी को अता पता ही नहीं था। वो मेहमान क्या था, क्यों था, कैसे था, आइए सुनते हैं। मेरे मामू ने नया घर बनाया तो मैं अपनी फैमिली के साथ उनको मुबारक देने उनके घर गया था। सब कज़न्स एक तरफ बैठे और ख़ानदान के सब बड़े दूसरी तरफ अपनी बातों में मसरूफ़ थे। मामू का एक बेटा फ़ोटोग्राफ़र है। उसे फैमिली में इस तरह के छोटे गेट टुगेदर्स कैप्चर करना बहुत पसंद है। उसने वहाँ मौजूद किसी बंदे को नहीं छोड़ा जिसकी पिक्चर ना बनाई हो। कभी किसी के खाने खाते हुए तो कभी किसी के बैठकर बातें करते हुए उसने हर तरह की कैंडिड फ़ोटोज़ बनाई थी। आखिर में जब सबके जाने का वक्त हुआ तो उसने फैमिली फ़ोटोज़ बनाना शुरू कर दी। सब अपने अपने घर उसके बाद वापस चले गए। नॉर्मल रूटीन में बैठे मैं अपने काम में ऑफिस में मसरूफ़ था कि मुझे मेरे उस कज़न की कॉल आई और जो मुझे कहने लगा कि जल्दी से मेरे घर आओ। मैं घबरा गया कि शायद मामू की तबीयत ना बिगड़ गई हो, मगर हकीकत कुछ और थी। मैं गया तो उसके हवास उड़े हुए थे। मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है, सब ठीक तो है। उसने कंप्यूटर की तरफ पिक्चर्स पर इशारा किया जो उस रोज़ फैमिली के साथ बनाई थी। पिक्चर्स में फैमिली के अलावा एक छोटा बच्चा जिसका चेहरा पूरी तरह ख़राब और आंखें सफ़ेद फटे कपड़े पहने हर तस्वीर में मौजूद था। वहाँ किसी ने उस बच्चे को नहीं देखा था, ना कुछ ऐसा महसूस हुआ था, लिहाजा हर तस्वीर में वो बच्चा मौजूद था, चाहे लाउंज की तस्वीरें हों या फिर डाइनिंग रूम की। हम सब बहुत घबरा गए और बड़ों से मशवरा किया, घर में पढ़ाई कराई। पढ़ाई की वजह से तसल्ली है कि वहाँ अब ऐसा कोई साया नहीं, मगर ताजुब की बात तो ये है कि आखिर वो बच्चा क्या था, किसका था और उन तमाम तस्वीरों में वाज़ह कैसे हुआ जबकि हकीकत में वो मंजर आम पर मौजूद नहीं था। जब मैं छोटा था तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि एक ट्री हाउस हो जहाँ पर मुझे जाने का मौका मिले, जहाँ पर मैं अपना वक्त गुजारूँ। ट्री हाउस का ऐसे तो तब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मगर एक ख्वाहिश थी, समझ तो सकते हैं आप लोग। पर फॉर्चुनेटली जो मेरा वक्त था वो कुशन्स और गद्दों में गुजरा है, उन्हीं का घर बनाकर मैं उन्हीं में खुश हो जाता था। मेरे कज़न्स वगैरह भी आते थे और अल्लाह गोला करते थे। तो ये कहानी जिन जनाब की है, लकी देम कि उन्हें ट्री हाउस में जाने का मौका मिला बचपन में ही अपने बहन भाइयों के हमरा। मगर वहाँ पर एक रात उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जो उनका जो शौक़ था ना ट्री हाउस में रात गुजारने का, मतलब दिन में तो वो वक्त गुजारते ही थे मगर रात गुजारने का जो उनका शौक़ था वो शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। क्योंकि छोटी सी उम्र में ये कहानी ऐसी है कि उन बच्चों ने कुछ ऐसा देख लिया था कि जो काफ़ी खौफनाक था। बचपन की बात है,
मैं अपने बहन भाइयों के हमरा अक्सर छुट्टियां गुजारने हमारे फार्म हाउस पर जाया करता था। वो फार्म हाउस हमने काफ़ी शौक़ से बनवाया था। इस कदर शौक़ था कि उसमें हमने एक ख्वाहिश के मुताबिक ट्री हाउस भी अपने अब्बा से कहकर बनवाया था। जब भी हम फार्म हाउस जाया करते उस ट्री हाउस में खेलना हमारा मनपसंद काम था। मगर जैसे ही शाम होती तो वालिदा आवाज़ देकर हमें अंदर बुला लेती कि शाम का वक्त है और दरख्त पर नहीं खेलते। उस वक्त हमें बुरा तो बहुत लगता था इस बात से कि आखिर को हमें घर में अंदर वापस ही जाना पड़ता था। एक हसरत थी कि अगर कोई तो ऐसा दिन होगा कि जब हम रात भी वहीं गुजारेंगे। ऐसे ही एक रोज़ शरारत सूझी कि हम बहन भाइयों में से एक चोरी छुपे ट्री हाउस में ही रहेगा और बाकी सब किचन से स्नैक्स उठाकर चुप कर आ जाएंगे। वालिदा से कह देंगे कि हम रूम में सोने के लिए चले गए हैं। भाई से कहा कि वो यहीं बैठे रहे और हम फटाफट खाने पीने का सामान लिए वालिदा से छुपकर ट्री हाउस में चले गए। अब रात के 9 से 10 का टाइम होगा जब हमने देखा कि ट्री हाउस के ठीक सामने दरख्त की शाख पर काला लिबास पहने कुछ हमें दिखाई दे रहा है। हमें ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था। मेरे भाई को न जाने क्या सूझी कि उसने उस साए की तरफ मुखातिब होकर आवाज़ दी, अब्बू, जैसे वो हमारे वालिद साहब से पूछ रहा होगा कहीं वो तो नहीं। मगर कोई जवाब नहीं आया। सब बच्चे बहुत डर गए। लिबास में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कि देखते ही देखते लिबास में खड़े एक आदमी का वजूद वाज़े होने लगा। ये देखना था कि हमारे होश उड़ गए और मुझ समेत मेरा छोटा भाई, बहन भाई सब खौफ में मुब्तला हो गए। बड़े भाई ने रोते हुए चीखें मारी तो वालिदा और अब्बू हमारे करीब आ गए, हमें नीचे उतारा और अंदर ले गए। आज भी याद है कि कई दिन बुखार में रहे थे। बहुत वक्त गुजर गया इस बात को, मगर आज भी वो मंजर आंखों में ताज़ा है। इससे ये सीख मिली कि शाम के वक्त कभी भी दरख्त के नीचे या उसके अतराफ़ में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये मखलूक अक्सर दरख्तों पर बसेरा करती है। भाई, कैसा हो कि आप बेड पर लेटे हैं रात के वक्त और आपके बेड पर आकर कोई लेट जाता है। आपको लगता है कि आपके घर वालों में से कोई मौजूद है, मगर सारी कहानी मैं यहाँ पर तो नहीं बता दूंगा ना। आप लोग समझदार लोग हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि यार कहानी पहले मत बता दिया करो, हमें डायरेक्ट कहानी सुनाया करो, पर ऐसे मज़ा नहीं आता ना। एनी हाउ, तो हम अपनी कहानी पर फोकस करते हैं। सिनॉप्सिस आपको कहानी का पता चल गया है कि क्या है ये माजरा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस तरह की और भी मैं जानता हूँ काफ़ी कहानी है, मगर क्या करें, मजबूरी का दूसरा नाम शुक्रिया है। तो आइए इस कहानी पे गौर व फिक्र करते हैं। ये वाक़या हाल ही में मेरी और मेरी बीवी के साथ पेश आया। अल्लाह ने हमें एक ही बेटी से नवाजा है और क्योंकि वो इकलौती है तो हमारी नज़रों में ही रहती है। मेरे वालिदैन दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब मैं काम के लिए बाहर जाता हूँ तो घर में सिर्फ मेरी बीवी और बेटी होते हैं। बेटी अब माशाल्लाह से 12 साल की है, मगर आज भी उसे शौक़ है कि वो मेरे और अपनी अम्मी से कहानी सुनकर सोए। मैं उस रोज़ काम के बाद बहुत थका हारा घर आया था, तो मैंने बेगम से कहा कि आज तुम ही जाकर उसे कहानी सुनाओ, मैं खाना खाकर जल्दी सो जाऊँगा। हमने खाना खाया और मैं कमरे में सोने चला गया। बेगम ने तमाम काम ख़त्म किए और बेटी के कमरे में चली गई। उसका कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल साथ है। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि बेड पर कोई आ बैठा है। मेरी आंखें बंद थीं तो मुझे महसूस ऐसे हुआ शायद बेगम होगी, मगर अभी तो वो बेटी के कमरे में गई थी। मैंने देखा तो मेरी बेटी मेरे साथ मौजूद। मैंने उसे प्यार किया और कहा कि क्या बात है, आप ऐसे आकर क्यों बैठी हैं? आपकी वालिदा तो आपको कहानी सुनाने के लिए आपके कमरे में गई हैं। वो कुछ ना बोली, बस बैठी मुझे देखती रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खेलने लगा। मैं नहीं जानता कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह को जब मैंने बेगम से पूछा कि वो हमारे कमरे में इस तरह से क्यों आई थी, तो उसके जवाब ने मेरे होश उड़ा दिए। बेगम ने कहा कि जब वो अपना काम ख़त्म करके बेटी के कमरे में गई थी और उसे कहानी सुना रही थी तो वो उसी दौरान सो गई थी और वो उसकी नज़रों से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं हुई, तो लिहाजा तुम्हारे कमरे में कोई कैसे क्यों आएगा? हाँ, अलबत्ता जब मैं कमरे में दाखिल हुई थी उस वक्त तुम सो चुके हुए थे और काफ़ी देर हो चुकी थी। इस बात से आज भी मुझे ताजुब है कि आखिर ये मामला जो मेरे साथ पेश आया ये क्या था। That's it for today. I hope you enjoyed this episode. और by the way, अभी शायद नेक्स्ट वीक अपलोड करना मेरा मुश्किल है क्योंकि मैं अपनी थीसिस की शूटिंग में मसरूफ़ हूँगा, और ये कि फिर मैंने कुछ प्लान किया हुआ है कि उस वक्त से पहले मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाए, तो इंशाल्लाह रमज़ान आपके साथ गुजरेगा जिन स्टोरीज़ के हमरा। तो दुआओं में याद रखिएगा और कामयाबी की दुआ मेरे लिए लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।